हेलो एवरीवन, वेलकम क्लास 11। गुड मॉर्निंग। हमारा ये चैप्टर ऑलमोस्ट एंड हो गया था, चैप्टर 1। बट आई सेड इन द लास्ट लेक्चर कि इसकी एक छोटी सी क्लिप और बनाएंगे जिसपे एक आधा क्वेश्चन और है छोटा मोटा, वो भी कवर करके एंड करते हैं और एक बार चैप्टर को रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है जी, ये वाला वीडियो भी देखिएगा, तो छोटा ही है वीडियो ये वाला। तो चैप्टर 1 डन। तो चैप्टर 1 अकाउंटेंसी। आप अकाउंटिंग के बारे में बेसिक्स तो जाने होंगे कुछ थोड़ा बहुत, जैसे कि आप क्लास 11th में आए थे जब, तो आपको कुछ नहीं समझ आ रहा था कि अच्छा, ऐसे कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा भी कि दीदी अकाउंट्स क्या है, इको क्या होता है। ठीक है, ये चीजें हमें नहीं पता। तो आई होप कि अब आपको काफी चीजें समझ में आई होंगी जब आपने इस वीडियो, इन 3-4 वीडियोस को देखा जो अकाउंट्स के बारे में है। सो एंड वी आर कंप्लीटेड विद चैप्टर 1। जो हमारी लास्ट वीडियो था उसमें ये वाला क्वेश्चन जो अभी स्क्रीन पे है, ये थोड़ा सा मेरी फोटो के नीचे आए गए छुप रहा था, तो हमने इसको दोबारा से एक बार लिख दिया है। आप इसको आराम से नोट कर सकते हो। कुछ वीडियोस में प्रॉब्लम भी आ रही है कि मेरी फोटो के नीचे आ रहा है कंटेंट, पर अब ऐसा नहीं होगा, वो हम समझ गए कि किस वजह से हो रहा था। तो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, रिलायबल, रेलिवेंट, अंडरस्टैंडेबल एंड कंपेरेबल। ठीक है बच्चे, तो एक बार फटाफट से रिकैप हो जाए। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। अब तक हम 7 क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं। इसका मतलब ये है कि अभी तक हम 7 क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं। तो आप मुझे बताएंगे कि वो 7 क्वेश्चंस क्या हैं? बताएंगे वो 7 क्वेश्चंस क्या हैं? क्या है क्वेश्चन नंबर 1? डेफिनेशन। वैसे तो मैं हर वीडियो में रिकैप दे देती हूँ, है ना। चलो बताओ फटाफट से, व्हाट इज डेफिनेशन? डेफिनेशन ऑफ अकाउंट्स। मुझे एक एक क्वेश्चन का आंसर चाहिए, 2 क्वेश्चन मुझे पढ़ाने हैं, फिर चैप्टर ओवर करेंगे। चलो बी क्विक। डेफिनेशन: अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, sorry, accounting is an art of identifying and measuring, recording, classifying, summarizing, analyzing and communicating financial information to the users. Clear? चल नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे मुझे चैप्टर याद है ना, मैं बोल रही हूँ बिना देखे, ऐसे याद करना है। एट्रीब्यूट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। चलो बोलो, व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंट्स? अभी तो बोले दीदी सेम ही तो है। एग्जैक्टली सेम है, लेकिन थोड़ा सा रिकैप, थोड़ा सा ज्यादा बताओ इसके बारे में। व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग? एट्रीब्यूट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, सबसे पहले हम ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं। सिर्फ कौन से वाली? मॉनेटरी। फिर हम उसे मेजर करते हैं इन द टर्म्स ऑफ रुपीस। फिर हम उसे रिकॉर्ड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ जर्नल एंट्री। फिर हम उसे क्लासिफाई करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लेजर। फिर हम उसकी समरी तैयार करते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर इन द फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग, P&L, ट्रायल बैलेंस एंड बैलेंस शीट। फिर हम उसको एनालाइज करते हैं कि अच्छा क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, क्या प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन है, और लास्ट में जो भी पोजीशंस आती हैं वो हम यूजर्स को कम्युनिकेट कर देते हैं। और इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 3, यूजर्स। बताओ, करो, याद करो, देखते हैं आपको कितना याद है फटाफट। यूजर्स, यूजर्स, we have 2 users, internal users, external users. Internal users में we have owner because he has invested his money. Management because they have to take the decisions. मुझे मेरे वर्ड्स याद चाहिए बिल्कुल, एक तो बिल्कुल कुछ आगे पीछे ना हो। Employees because their salaries and incentives are dependent on company's financial and profitability position. External user में government because they have to levy tax. Court because they will treat your accounts as an evidence. Clear? Investors because they have to further invest in your business, and banks if you want to take a loan, if they want have to grant a loan, तो वो आपकी positions देखेंगे ही देखेंगे। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 आता है। फिर इसके बाद डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। कौन सा छोटा होता है इन दोनों में से? बुक कीपिंग छोटा होता है, अकाउंटिंग बड़ा होता है। बुक कीपिंग में आता है आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, और उसके आगे का जो काम है एनालाइजिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग और कम्युनिकेशन, वो अकाउंटिंग में आता है। वो जूनियर स्टाफ, सीनियर स्टाफ, नो टेक्निकल स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स, एंड बुक कीपिंग कीप्स ऑन गोइंग throughout the year, but accounting is done at the end of the year. accounting year के end में होता है, but book keeping पूरे साल चलती रहती है। क्लियर है? फिर मैंने आपको पढ़ाया था क्वेश्चन नंबर 5, एडवांटेजेस, फंक्शंस, एक में ही कर दिए थे।
और ऑब्जेक्टिव्स। क्या क्या थे? एक तो आप अकाउंट्स की मदद से अपनी दो पोजीशंस को एनालाइज कर सकते हो, फाइनेंशियल और प्रॉफिटेबिलिटी। दूसरा, यू कैन मेक द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। ठीक है जी। फिर इट विल हेल्प द मैनेजमेंट टू टेक डिसीजंस, इट विल हेल्प अदर पार्टीज आल्सो, इन्वेस्टर्स, बैंक एक्सेट्रा। लास्ट, इट रिप्लेसेस योर मेमोरी। तो जो भी चीजें आप भूल गए हो, इट रिप्लेसेस योर मेमोरी। अगर आप अकाउंट्स बनाओगे तो आप कोई भी चीज नहीं भूलोगे। क्लियर है ना? पैसे लेने भूलोगे और ना पैसे देने भूलोगे, है ना? देने भी चाहिए सबके टाइम पे। क्वेश्चन नंबर 6, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंट्स। इससे पहली वाली वीडियो का पहला क्वेश्चन, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स में क्या क्या कमियां हैं? सबसे पहला, अकाउंट्स फुली एग्जैक्ट नहीं होता है, इसमें एस्टिमेट्स भी करे जाते हैं। रिमेम्बर दैट, ये पूरा सही नहीं होता है, याद आ गया? दूसरा, इट इग्नोर्स क्वालिटेटिव ट्रांजैक्शंस। जो ट्रांजैक्शंस मॉनेटरी नहीं है, नॉन मॉनेटरी है, उन ट्रांजैक्शंस को अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। थर्ड, इट इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस। अगर ये हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट पे ही चलेगा, जितने का घर गाड़ी आपने ली थी उतने पे ही रहेंगे अकाउंट्स में। अब चाहे उसकी वैल्यू बढ़ गई हो चाहे कम हो गई हो, उसे अकाउंट्स कंसीडर नहीं करता है। और लास्ट, विंडो ड्रेसिंग। अकाउंट्स में मैनिपुलेशन करके टैक्स की चोरी भी की जाती है, जो कि गलत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, जो अभी पिछली स्क्रीन पे भी था, दैट इज क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, qualitative characteristics of accounting. What are the qualitative characteristics of accounting? अभी तो था पिछले वाले स्क्रीन पे। qualitative characteristics of accounting means, हाँ जी बोलिए बोलिए, आप ही को बोलना है। qualitative characteristics of accounting means कि accounts must be relevant, reliable। चलो सबसे पहले reliable, अकाउंट्स मस्ट बी रिलायबल। अकाउंट्स हमेशा रिलायबल होने चाहिए। रिलायबल मींस, मैं इसे बार बार चेंज इसलिए कर रही हूँ कि फोकस करो इन क्वेश्चंस में। अकाउंट्स विल ऑलवेज बी रिलायबल, कि ट्रस्टवर्दी हो, वेरीफेबल हो, कोई भी भेदभाव ना हो। मस्ट बी रेलिवेंट, हर यूजर के काम आए। अंडरस्टैंडेबल, सबको समझ में आए। कंपेरेबल, इससे इंटर और इंट्रा दोनों कंपैरिजन हो सके, मतलब विद इन सेम फर्म भी और एक फर्म का दूसरी फर्म से भी। क्लियर है? कंपैरिजन हो सके अकाउंट्स को देख के कि कौन ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा साल अच्छा था, पिछले वाले साल का प्रॉफिट ज्यादा था कि इस साल का प्रॉफिट ज्यादा था। वो देखने के लिए मुझे क्या कंपेयर करने पड़ेंगे? अकाउंट्स। मेरी फर्म अच्छी है कि राम की फर्म अच्छी है, वो देखने के लिए भी मुझे क्या कंपेयर करने पड़ेंगे? अकाउंट्स। तो अकाउंट्स विल ऑलवेज बी कंपेरेबल। क्लियर? तो कोई भी क्वेश्चन एक जैसा नहीं है, सारे क्वेश्चंस अलग अलग हैं, और 7 क्वेश्चंस हैं एंड वी हैव 2 मोर क्वेश्चंस टू स्टडी। बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं। मेन पार्ट हम चैप्टर का कवर कर चुके हैं, मैं आपके आगे लिख देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, आप भी फटाफट से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इज एन आर्ट और साइंस। ये क्वेश्चन ना कहीं स्कूल वाले पूछ लेते हैं, तो इसलिए मैंने लिख दिया अकाउंटिंग इज एन आर्ट और साइंस। अकाउंटिंग आर्ट है या अकाउंटिंग साइंस? चलो फटाफट से बताओ, आर्ट है या साइंस है? हम तो आराम से चलेंगे, हमारा तो चैप्टर ओवर हो गया, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 2 स्टार्ट कर देंगे। तो फटाफट से बताइए, अकाउंटिंग आर्ट है या साइंस है? आर्ट है, साइंस है? क्योंकि अकाउंट्स अकाउंट्स है। अगर अकाउंट साइंस होती तो मैं साइंस ले लेता, और आर्ट्स होती तो मैं आर्ट्स ले लेता। अकाउंट, लेकिन एक मजे की बात बताऊं, आपने अकाउंट्स लिया है बेटा, अकाउंट साइंस भी है, अकाउंट आर्ट भी है, तो आप तो सबसे बड़े हुए। कौन कहता है कि कॉमर्स वो लेते हैं कि जिनमें दिमाग नहीं होता है? एक वो बन रखा है ना ट्रेंड सा, मतलब एक ऐसे मतलब एक ऐसा लोग ऐसे सोचते हैं, आई डोंट नो व्हाई, कि कॉमर्स लिया है मतलब कि बच्चा ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है। ऐसा नहीं है। कॉमर्स लिया मींस यू आर एक्सट्रीमली टैलेंटेड, बिकॉज कॉमर्स इज आर्ट एज वेल एज साइंस। अब बताओ कैसे? आर्ट इसलिए क्योंकि अकाउंटिंग is an art because it requires skills। अब समझो, अकाउंट्स आर्ट है, इसमें डाउट क्या है? अकाउंट्स आर्ट है, एक कला है, क्योंकि इसके लिए आपको क्या चाहिए होती है? स्किल्स चाहिए होती है। आर्ट क्या होती है? डांसिंग आर्ट है, सिंगिंग आर्ट है, मानते हो इसको? पेंटिंग आर्ट है, पेंटिंग। पहली बात तो आर्ट का मतलब ड्राइंग नहीं होता,
ड्राइंग अलग चीज होती है, पेंटिंग अलग चीज होती है, आर्ट होती है कला, किसी भी चीज को करने की कला। और अकाउंट्स करना भी ना बाबू एक कला है, क्योंकि इसके लिए बहुत स्किल्स चाहिए। अभी आप देखो, आपने कितनी सारी चीजें समझी। अभी आप जब जर्नल एंट्री सीखोगे, लेजर सीखोगे, ट्रायल बैलेंस सीखोगे, ट्रेडिंग सीखोगे, पीएल सीखोगे, बैलेंस शीट सीखोगे, ये आप बनाओगे ना, कितनी कला है। हर कोई नहीं कर सकता अकाउंट्स। कुछ लोगों को तो समझ में भी नहीं आती कि क्या है ये, क्या है ये, ट्रांजेक्शन ढूंढो, रिकॉर्ड करो, उन्हें नहीं समझ आती। यानी अकाउंटिंग अपने आप में एक कला है, क्योंकि इसके लिए स्किल्स चाहिए, हर कोई नहीं कर सकता है। और साइंस भी है, अकाउंटिंग इज अ साइंस। यू नो व्हाट इज साइंस? साइंस इज समथिंग जिसमें प्रिंसिपल्स होते हैं, न्यूटन के, एक्टली न्यूटन के प्रिंसिपल्स होते हैं, आइंस्टीन के प्रिंसिपल्स होते हैं, उसी पे तो टिकी हुई है साइंस। तो हमारे में क्या कमी है भाई, हम कोई पीछे है? अकाउंटिंग इज अ साइंस बिकॉज it has certain principles। हमारे में भी प्रिंसिपल्स हैं, ऐसी बात नहीं है। हम भी आपको एक चैप्टर पढ़ाएंगे, चैप्टर नंबर 3, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंट्स पढ़ाएंगे। गैप, जनरल एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। हमारे में भी प्रिंसिपल्स होते हैं कि ऐसा करना है, वैसा करना है, ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी कर देते हैं। तो हमारी अकाउंट्स भी प्रिंसिपल्स पे चलती है, तो वो साइंस है। और उसके लिए कला भी चाहिए, तो वो आर्ट है। तो आज हमें ये समझ आया कि हमने कॉमर्स लेके बहुत अच्छा किया, बिकॉज अकाउंटिंग इज आर्ट एज वेल एज साइंस। एक एक लाइन है छोटी सी, तो एक एक नंबर में आ जाती है कि क्या अकाउंट्स आर्ट है? हाँ जी आर्ट है, बिकॉज इसमें टैलेंट होना चाहिए, हर बच्चा नहीं कर सकता इसको। ठीक है, अभी आप देखो इतनी बड़ी बुक है, इतनी सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगी, ये वो बिजनेस से रिलेटेड, कि बिजनेसमैन अकाउंट्स कैसे बनाता है, खाते कैसे बनते हैं। तो खाते बनाना हर किसी के बस की बात थोड़ी है, और उसमें बहुत सारे प्रिंसिपल्स भी लगते हैं। तो इट इज आर्ट एज वेल एज साइंस। क्लियर है? वेरी स्मॉल क्वेश्चन, आप फटाफट से नोट करो। एक छोटा सा लास्ट क्वेश्चन और जल्दी से, फिर हमारा ये वाला चैप्टर खत्म। दिस इज आवर फर्स्ट चैप्टर, फिर हम बढ़ेंगे सेकंड चैप्टर पे नेक्स्ट वीडियो। बी क्विक। नेक्स्ट विल बी ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है जी, बढ़ जाए आगे। नेक्स्ट और चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन आता है। मजे आ गए क्योंकि चैप्टर एंड हो गया। ठीक है जी, चैप्टर का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास कि हाउ मेनी ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग वी हैव। ठीक है, अकाउंट्स की कितनी ब्रांचेस है? तो सबसे पहली ब्रांच आती है अकाउंट्स की, कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है जी, बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहली ब्रांच कौन सी आती है? कॉस्ट अकाउंटिंग। व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग नाउ? हमें क्या बता दीजिए, अब तो खुद पहली बार पढ़ रहे हैं, मैं तो अभी समझ आनी शुरू हुई है, हमें कुछ नहीं पता क्या होती है कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, चलो पहले ना मैं तीनों लिख देती हूँ, फिर आप तीनों समझने की कोशिश करना। डन? तो अगली लिखते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। डन? एंड द थर्ड वन इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। चलिए, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब फटाफट से सुनो तीनों में क्या डिफरेंस है। अगर मैं बात करूं कॉस्ट अकाउंटिंग की, ठीक है जी, तो कॉस्ट अकाउंटिंग मींस जब हम किसी चीज को प्रोड्यूस करते हैं, क्लियर? तो आप सबने समझा होगा कि रॉ मटेरियल से अक्सर क्या बनता है? फिनिश गुड। we used to convert raw material into finished good। तो जब भी हम रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बना रहे होते हैं, कन्वर्जन कर रहे होते हैं, तो इसे हम प्रोडक्शन कहते हैं। क्लियर है? प्रोडक्शन में बहुत सारी चीजें लगती है,
क्लियर? प्रोडक्शन में क्या क्या चीजें लगती हैं? आपने कहा बहुत सारी चीजें लगती है, आपने कहा हाँ बहुत सारी चीजें लगती है। बहुत सारी में क्या लगती है? रॉ मटेरियल लगता है, लेबर लगती है, बिजली लगती है, ठीक है, मशीनें लगती हैं, क्लियर? बहुत सारी चीजें लगती है। तो जब आप किसी चीज को बनाते हो तो आपने एक वर्ड पढ़ा होगा कि इतनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई, है ना? ये मोबाइल, ध्यान से सुनना, इस मोबाइल की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई 50,000 रुपए, क्लियर? फिर कंपनी ने सोचा कि 50,000 की तो हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही आई है, क्लियर? फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने ये मोबाइल किसको हैंड ओवर कर दिया होगा? सेल डिपार्टमेंट, क्लियर? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने ये मोबाइल किसको हैंड ओवर कर दिया होगा? सेल डिपार्टमेंट को। Exactly. Let's take a recap. सबसे पहले किसी सामान, अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, अकाउंट्स मीन्स गुड्स की सेल परचेज, दिस इज बिजनेस, अकाउंट्स इज डन फॉर बिजनेस एंड बिजनेस मीन्स सेल परचेज। अगर मुझे किसी भी चीज की सेल परचेज करनी है तो मैं उस स्टेज से स्टार्ट करती हूँ जिस स्टेज पे वो कभी बनी होगी, और वो बनी कौन सी स्टेज पे होती है? प्रोडक्शन। तो जब इसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने बनाया होगा तो इस मोबाइल में बहुत सारे खर्चे आए होंगे। आई होप यू आर क्लियर। हाँ जी बोलिए। इस मोबाइल में बहुत सारे क्या आए होंगे? खर्चे आए होंगे। रॉ मटेरियल का खर्चा, इसके मेटल का खर्चा, इसके कवर का खर्चा, इसकी पॉलिश का खर्चा, इसकी लेबर का खर्चा, इसके मशीन का खर्चा, जिस मशीन में ये बनी उसके बिजली के बिल का खर्चा, वहां पे एक सफाई वाला लगा हुआ था उस स्वीपर का खर्चा, खर्चा तो खर्चा है, क्लियर है? और उस जगह पे कौन सा सिर्फ ये एक ही पीस बना होगा? क्या कहते हो आप? क्या ये सिर्फ एक ही पीस बना होगा उस प्रोडक्शन एरिया में? द आंसर इज नो। ऐसे 100 200 भी कम बोल रही हूँ, 10,000 पीस बने होंगे। तो कैसे पता चलेगा कि एक पीस की कॉस्ट कितनी है ना? दीदी सारी कॉस्ट को लेंगे और जितने मोबाइल बने उतने से डिवाइड कर देंगे, पता चल जाएगा। एग्जैक्टली, दिस इज कॉस्ट अकाउंटिंग। यानी जो कॉस्ट अकाउंटिंग होती है, जैसे समझ लो कि मेरे पढ़ाने का तरीका ये है या ये है, मुझे नहीं पता, अभी तो फिलहाल मैं बिल्कुल रफ में लिख रही हूँ। जो कॉस्ट अकाउंटिंग होती है ना, वो प्रोडक्शन की स्टेज पे होती है। अभी मैं इसकी लाइन बनाऊंगी, अभी कुछ नोट नहीं करना। प्रोडक्शन की स्टेज पे होती है, यानी प्रोडक्शन की स्टेज पे जो अकाउंटिंग होती है कि इस मोबाइल को बनने का कितना खर्चा आया, कितना मटेरियल लगा, कितने की लेबर लगी, कितना मशीन का खर्चा आया, कितने स्वीपर ने लिए, कितना मतलब एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कितना बिजली का बिल आया और व्हाटएवर डन। तो ये सारे खर्चे किसका पार्ट होते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग। फिर जब सामान की प्रोडक्शन हो जाती है तो प्रोडक्शन होने के बाद वो सामान किसको हैंड ओवर कर दिया जाता है? सेल डिपार्टमेंट को। प्रोडक्शन होने के बाद वो सामान किसको हैंड ओवर कर दिया जाता है? सेल डिपार्टमेंट को। आगे का काम देखने का काम सेल डिपार्टमेंट का होता है। एक सेकेंड, मुझे ना एरो दूसरा चाहिए, सारे ऐसे हैं, चलो ठीक है, आज ही वाला ले लेते हैं। अच्छा जी, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बाद ये सामान किसके पास जाता है? सेल डिपार्टमेंट के पास। मुझे चाहिए भी ऐसा सही था, कुछ अजीब अजीब सा, है ना, जिससे कि पता रहे कि रफ है। भी हटा दूंगी, अभी हटा दूंगी, ठीक है? तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बाद ये सामान कौन से डिपार्टमेंट के पास जाता है? सेल डिपार्टमेंट के पास, क्लियर? फिर जैसे ही ये मोबाइल सेल डिपार्टमेंट के पास पहुंचता है, सेल डिपार्टमेंट वाले इस मोबाइल की एडवर्टाइजमेंट करते हैं, क्लियर? वहां पे भी बहुत सारा स्टाफ होता है। फिर इस मोबाइल को डिसाइड किया जाता है कि कौन से ट्रांसपोर्ट के थ्रू कस्टमर तक पहुंचाया जाएगा। यानी कि जो सेल डिपार्टमेंट वाले होते हैं वो भी इस पे खर्चा करते हैं, जैसे एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, और जो लोग बैठे हैं वहां उनकी सैलरी का खर्चा। एग्जैक्टली, तो ये सारे खर्चे इस पे सेल डिपार्टमेंट वाले करते हैं। उसके जो अकाउंट्स बनाए जाते हैं, जो सेल डिपार्टमेंट के खर्चे, दैट इज फाइनेंशियल अकाउंट। और जो प्रोडक्शन के खर्चे बनाए जाते हैं, दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। फिर जब अल्टीमेटली ये सेल हो जाता है, ठीक है, तो सेल होने के बाद कंपनी को क्या होता है? प्रॉफिट, ठीक है? फिर उस प्रॉफिट को कंपनी क्या करती है? जो भी प्रॉफिट कंपनी को होता है, कंपनी वो प्रॉफिट किस तक पहुंचा देती है? मैनेजमेंट तक। कंपनी वो प्रॉफिट किस तक पहुंचा देती है? मैनेजमेंट तक। और फिर मैनेजमेंट उसके बेसिस पे अपने क्या लेता है? डिसीजंस, दैट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग।
और फिर मैनेजमेंट भी बहुत सारी चीजें तैयार करता है ना, जैसे ट्रेडिंग P&L तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट है, बैलेंस शीट भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट है, कॉस्ट शीट बनाई जाती है कॉस्ट अकाउंटिंग में, है ना, ये सब कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट है। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाले डिसीजंस लेने के लिए बहुत सारे रेशियोज निकालते हैं, बहुत सारी स्टेटमेंट्स बनाते हैं, करते होंगे वो अपना भाई, डिसीजन लेने के लिए बहुत सारी चीजें बनानी पड़ती है ना, जिससे कि वो देखते हैं कि क्या डिसीजन अब लेना चाहिए। तो बेटा जी अकाउंटिंग जो है वो 3 स्टेजेस में की जाती है, एक होती है हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग, एक होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सामान के बनने से लेकर बेचने तक सोचो, जहां सामान बनना शुरू हुआ प्रोडक्शन, वहां पे कॉस्ट अकाउंटिंग होती है, जब वो सेल हो रहा होता है तब फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, सेल होने के बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है। दोबारा बोलो, जहां पे वो प्रोडक्शन हो रही होती है वहां कॉस्ट अकाउंटिंग होती है, सेल वाले एरिया में फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो रही होती है, और जब वो सेल हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है, उसके बाद जब प्रॉफिट मैनेजमेंट को निकाल के दिया जाता है, तो मैनेजमेंट अपनी मैनेजमेंट अकाउंटिंग करती है, जिसके बेसिस पे वो डिसीजंस लेती है। उसमें भी वो बहुत सारे अकाउंट्स तैयार करती है, बहुत सारे रेशियोज निकालती है, बहुत सारी स्टेटमेंट्स बनाती है, जिसके बेसिस पे वो अकाउंटिंग करती है। हमारे सिलेबस में ये टॉपिक बहुत छोटा है और बेटा जी रियलिटी में ये टॉपिक बहुत बड़ा है, ठीक है। तो फिलहाल हम इसके बारे में बस हमें 2-2 लाइनें पढ़नी है, तो हमने 2-2 बहुत अच्छे से समझा दी कि कॉस्ट अकाउंटिंग इज डन एट द प्रोडक्शन स्टेज, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज डन एट सेलिंग स्टेज, एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज डन आफ्टर सेल व्हेन द प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड एंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट मैनेजमेंट यूज्ड टू टेक द डिसीजंस। क्लियर? लिख दूं मैं फटाफट से 2-2 लाइनें और चैप्टर एंड करते हैं। लिखिए फटाफट से, कॉस्ट अकाउंटिंग में मैं बोलती भी हूँ लिखती भी हूँ, फटाफट करो। इट इज कंसर्न विद कॉस्ट अकाउंटिंग में अगर बोलूं तो इट इज कंसर्न विद, एक सेकेंड, सो सॉरी, हाँ जी, इट इज कंसर्न विद, इट इज कंसर्न विद कैलकुलेटिंग, क्या बोला था, कौन सी स्टेज पे होती है, प्रोडक्शन की स्टेज पे, तो इट इज कंसर्न विद कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये बेसिकली इसी से रिलेटेड होती है, विद कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एंड अगर ज्यादा आ रही है एंड कंट्रोलिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये इसी से रिलेटेड होती है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड होती है। अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, इसमें भी लिखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग लिखिएगा, इट रिकॉर्ड्स ये तो वही है जो हमने पहले डेफिनेशन पढ़ी थी, लिख लो, इट आइडेंटिफाई, मेजर, रिकॉर्ड, यही तो पढ़ के आए हैं हम, और हमें क्लास 11th में फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही पढ़नी है। इट आइडेंटिफाई, मेजर, रिकॉर्ड, क्लासिफाई, लिख सकते हो आप, समराइज, ये वही डेफिनेशन है देखो, एनालाइज एंड कम्युनिकेट financial information to its users at the end of each year, हर ईयर के एंड में। क्लियर है? और लास्ट अकाउंटिंग आती है हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और अगर हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करेंगे तो हम फिर से वही बातें करेंगे। लिखिए, इट इज कंसर्न विद, it is concerned with generating ratios and other statements which helps the management to take decisions.
which helps the management to take decisions. क्लियर है? तो प्रोडक्शन के टाइम पे कॉस्ट अकाउंटिंग, प्रोडक्शन के बाद सेल के टाइम पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और उसके बाद जो डिसीजंस लेने में मैनेजमेंट को हेल्प करती है दैट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और क्लास 11th इज ऑल अबाउट फाइनेंशियल अकाउंटिंग। हमारे को देखो उतना बताओ दीदी जितना पढ़ना है, ठीक है, तो उतना बता दिया मैंने आपको कि हमारे सिलेबस में कौन सी अकाउंटिंग रहेगी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ेंगे। क्लियर है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमारी क्लास 11th में है, बाकी दोनों अकाउंटिंग हमारे सिलेबस में नहीं है 11th में। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज आवर मेन फोकस कि जब प्रोडक्ट सेल होता है तब अकाउंटिंग क्या होती है, जब वो बनता है और उसके बाद मैनेजमेंट कैसे डिसीजंस लेती है, वो वाली अकाउंटिंग अभी हमें नहीं पढ़ी। क्लियर? चैप्टर 1 डन। इन वीडियोस को अच्छे से देख लेना। चैप्टर 1 के 5 लेक्चर्स हो गए आई गेस, और 5 लेक्चर्स में चैप्टर 1 ओवर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे और चैप्टर्स को फटाफट चलाएंगे क्योंकि अब आपको अकाउंट समझ में आ गई है। अगला सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, ऑल दी चैप्टर्स आर वेरी इंटरेस्टिंग। 2-2, 3-3 वीडियोस में खत्म हो जाएगी। क्लियर है? फिर हम आएंगे अपने मेन कॉन्सेप्ट में विच इज न्यूमेरिकल। थैंक यू।